हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो तुम लोग। तो आज हम लेकर के आ गए हैं क्लास 11th के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि समुच्चय है। इंग्लिश में इसको सेट बोला जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेट होता क्या है। जैसे मान के चलिए आपके क्लास में कुछ बच्चे होंगे, है ना, लड़का होगा, लगभग 10-12 लड़का होगा आपके क्लास में। तो वो एक लड़कों का समुच्चय हो गया, लड़कों का समूह हो गया, जिसको हम लोग लड़कों का समुच्चय बोलेंगे। उसी तरीके से शिक्षकों का भी ग्रुप होता है, शिक्षकों का ग्रुप को हमको क्या बोलेंगे, समुच्चय बोलेंगे। उसी तरीके से लड़कियों का समूह भी क्या हो जाएगा, एक समुच्चय हो जाएगा। यहाँ पर हम मैथ में हमारे आसपास जितना भी ग्रुप है उसके बारे में तो देखेंगे ही, साथ में यहाँ पर संख्याओं का ग्रुप के बारे में हम लोग देखेंगे कि संख्याओं का ग्रुप सेट होगा या नहीं होगा, कौन सा संख्याओं का ग्रुप सेट होगा, कौन सा संख्याओं का ग्रुप सेट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले सॉरी, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 10 से कम विषम प्राकृत संख्या अर्थात 1 3 5 7 9। अब हम कैसे जानेंगे कि ये समुच्चय होगा या फिर समुच्चय नहीं होगा, सेट होगा या फिर सेट नहीं होगा। तो हम दो एग्जांपल लेते हैं, एक लेते हैं राम और दूसरा लेते हैं श्याम। एक और एग्जांपल लेते हैं मोहन। ये 3 स्टूडेंट है हमारे पास, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इस तीनों से पूछा जाता है। जैसे 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं, ये तीनों से क्वेश्चन करेंगे। राम से हम पूछें कि राम बाबू तुम जरा ये बताओ कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी है। तो राम का जवाब क्या आएगा कि 10 से कम प्राकृत संख्या, वो भी कौन सा, विषम प्राकृत संख्या, तो सिर्फ 5 होता है। तो ये बोलेगा 1 3 5 7 9, ठीक है। 10 से कम विषम प्राकृत संख्या अगर हम राम से क्वेश्चन करें तो ये यही बोलेगा। उसके बाद अगर हम श्याम से क्वेश्चन पूछें कि तुम बताओ भाई कि 10 से कम प्राकृत संख्या, वो भी विषम, कौन सा है, तो ये भी भाई साहब क्या बोलेंगे 1 3 5 7 9, ये भी वही जवाब देगा। अगर हम मोहन से पूछें कि आप जरा बताइए कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्या कौन सी है, तो मोहन भी यही जवाब देगा 1 3 5 7 9। कहने का मतलब है कि अगर ये स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन हम इस तीनों से पूछें या फिर किसी से भी पूछें तो उसका जवाब यही आने वाला है 1 3 5 7 9। तो सब यही जवाब दे रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, सेट हो गया सॉरी, इसका मतलब ये सेट हो गया, समुच्चय हो गया। उसी तरीके से भारत की नदियां, भारत में कितनी नदियां हैं, लिमिटेड हैं। अगर हम पूछे भारत की नदियां बताओ, भारत में जितनी नदियां हैं सबका नाम बताओ, तो आप भी वही नाम बताओगे। इंटरनेट पे भले ही सर्च कर लो, बट आप भी वही नाम बताओगे। अगर दूसरे से पूछेंगे तो वो भी वही नाम बताएगा। नदियां सीमित है भारत में, तो ये भी एक सेट हो जाएगा, ये भी सेट हो जाएगा। ये सब एग्जाम्पल हो गया सेट का। उसके बाद अगर बोला जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, ठीक है। अब इसी तीनों से क्वेश्चन पूछा जाएगा राम से कि अंग्रेजी वर्णमाला के आप स्वर बताइए, तो ये क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे ए ई आई ओ और यू। अगर श्याम से पूछा जाएगा कि आप भी बताइए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो ये भी, इसका भी जवाब यही होगा ए ई आई ओ और यू। तो ये, इसका भी जवाब यही होने वाला है। मोहन का भी जवाब यही होने वाला है। अगर मोहन से पूछा जाए कि आप बताइए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो ये भी बताएंगे ए ई आई ओ यू। तो अगर हम इस तीनों से सेम क्वेश्चन पूछे हैं तो ये सबका जवाब सेम आया है, इसका, इसका और इसका। देखिए तीनों का जवाब सेम आया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक समुच्चय हो जाएगा, डिफाइन हो गया। ये समुच्चय जो है, समूह जो है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, यानी कि वो सीमित हैं, तो इसीलिए। और हम किसी से भी अगर पूछेंगे तो उनका जवाब यही आने वाला है ए ई आई ओ और यू, तो इसीलिए ये समुच्चय हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, तो त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। अगर कोण के हिसाब से लें तो 3 प्रकार होते हैं, भुजा के हिसाब से लें तो 3 प्रकार होते हैं। और सब वही बोलने वाला है। आपसे भी अगर पूछा जाएगा त्रिभुज का प्रकार बताओ, तो आप भी वही बोलिएगा कि 3 प्रकार होते हैं, भुजा के हिसाब से और कोण के हिसाब से भी 3 प्रकार होते हैं। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, एक समुच्चय हो जाएगा, वेल डिफाइंड
अगर है कोई ग्रुप समूह तो उसी को हम लोग समुच्चय कहते हैं। अगर पूछा जाए संख्या 210 के अभाज्य गुणनखंड बताइए क्या होगा, तो 210 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से लगाएंगे 105 हो गया, 5 से लगाएंगे तो 21 हो गया, 3 से लगाएंगे 7 हो गया। तो 210 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7। तो यहाँ पर 4 संख्या आ रहा है। क्या आपका भी आंसर यही आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर आपके क्लास में सबसे पूछा जाए और सबका सही आया है आंसर, तो यही आने वाला है सबका आंसर। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? समुच्चय का एग्जाम्पल हो गया। तो कहने का मतलब है कि समुच्चय जो है एक वेल डिफाइंड ग्रुप को कहते हैं, समूह को बोलते हैं, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे, समुच्चय बोलेंगे। मतलब कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए, उसका आंसर अगर बहुत सारे लोग सेम देते हैं, वो समूह डिफाइंड रहता है, वेल डिफाइंड रहता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको समुच्चय को कैसे पहचानेंगे, कैसे नहीं पहचानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर देखा जाए तो हम लोग जानेंगे समुच्चय के बारे में। अभी संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं कि संख्या जितना भी होता है, चाहे वो सम संख्या हो, विषम संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, भाज्य संख्या हो, ये जितना भी संख्या होता है, इस सब को हम लोग क्या बोलेंगे? समुच्चय ही बोलेंगे। जितना भी संख्या होता है सबको समुच्चय बोलेंगे। अब को अगर बोला जाए कि सम संख्या बताइए कौन कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे 2 4 6 8 10 12। इवन हर कोई यही बोलेगा 2 4 6 8 10 12। तो ये क्या हो गया? समुच्चय हो गया। अगर विषम संख्या बोला जाए तो उसका आंसर आ जाएगा 1 3 5 7 9, और ये भी अनंत तक जाएगा। तो सारे लोग यही जवाब देने वाले हैं, तो ये भी एक समुच्चय हो गया, वेल डिफाइंड समूह हो गया, समुच्चय हो गया। तो अगर प्राकृत संख्याओं का समुच्चय को हमको लिखना रहा तो उसका नाम दिया जाएगा n। समुच्चय का नाम, कोई भी समुच्चय है, समुच्चय का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से देते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से देते हैं। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय को n यानी कि नेचुरल नंबर से हम लोग लिखते हैं। पूर्णांकों का समुच्चय रहेगा तो उसको z बोलेंगे। परिमेय संख्याओं का समुच्चय रहेगा तो उसको q से हम लिखेंगे। q बराबर दे करके इस तरह से लिखा जाता है। q बराबर इस तरह से ब्रैकेट डालेंगे 1 3 5 ऐसे कर दिए। ये परिमेय संख्या हो गया, भिन्न में भी हो सकता है, फिलहाल हम ये एग्जांपल लिए हैं। तो इस तरह से समुच्चय को लिखा जाता है। उसके बाद रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय रहेगा तो रियल नंबर हो जाएगा। उसी तरह से धन पूर्णांकों का समुच्चय रहेगा तो z लिखेंगे। धन पूर्णांकों को क्या लिखा जाता है? z लिखा जाता है। लेकिन अगर पॉजिटिव रहेगा तो प्लस का साइन दे देंगे, निगेटिव रहेगा तो माइनस का साइन दे देंगे। उसी तरह से परिमेय संख्या अगर पॉजिटिव रहेगा तो ऊपर में प्लस का साइन देंगे। q बोला जाता है परिमेय संख्या को। लेकिन अगर धन परिमेय संख्या रहेगा, पॉजिटिव परिमेय संख्या रहेगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव का साइन दे दिया जाएगा। उसी तरह से वास्तविक संख्या जो कि r होता है, अगर पॉजिटिव वास्तविक संख्या बोला गया है तो यहाँ पर प्लस का साइन देंगे। तो इस तरह से हम संख्याओं के समुच्चय को लिखते हैं, निरूपित करते हैं, और हमेशा संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल लेटर से हम लोग निरूपित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जितना भी समुच्चय को निरूपित करने का तरीका है उसकी 2 विधि होती है। तो कौन कौन सी होती है? पहली विधि होती है रोस्टर, या फिर इसको क्या बोला जाता है? सारणीबद्ध रूप बोला जाता है। तो हम लोग रोस्टर के नाम से इसको बोलेंगे, या फिर इसका दूसरा नाम भी है, दोनों नाम से हम लोग जान सकते हैं। तो रोस्टर रूप में लिखा कैसे जाता है? रोस्टर रूप में लिखने का ये तरीका होता है। जैसे a बराबर, a हो गया समुच्चय का नाम। ये जो समुच्चय है इसका नाम a रखा गया है, और इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। इसको क्या बोला जाता है? सदस्य बोला जाता है। इसको बोलेंगे सदस्य, या फिर बोलेंगे अवयव। इंग्लिश में बोला जाता है एलिमेंट, इंग्लिश में बोलेंगे एलिमेंट, है ना। इसको सदस्य बोलेंगे या फिर अवयव बोलेंगे, और इंग्लिश में एलिमेंट बोला जाता है। तो इस ए समुच्चय का, इस पूरे समुच्चय का नाम क्या रखा गया है? ए नाम रखा गया है, जिसको हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और अंदर में हम लोग स्मॉल लेटर का यूज करेंगे। इसके अवयव को हम लोग स्मॉल लेटर से लिखते हैं। अब अगर बोला जाए इस समुच्चय के, ए समुच्चय के अंदर कौन कौन से सदस्य हैं, तो टोटल 5 सदस्य हैं। ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है, जो कि स्वर है, वोवेल है, इंग्लिश में वोवेल है। तो ये 5 सदस्य हैं। अब अगर
बोला जाए बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं, बिलोंग्स टू का इस तरह से हम लोग को साइन देना है, और डज नॉट बिलोंग्स का इसको इस तरह से क्रॉस कर देना है, काट देना है, ठीक है। ये डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन हो गया। अब ये होता क्या है, ये बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग टू, ये होता क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब जैसे अगर आपको बोला जाए ये जो स्मॉल ए है, स्मॉल ए, क्या ये सदस्य है समुच्चय ए का, तो बिल्कुल है। ये जो ए है वो समुच्चय ए में है, तो इसलिए यहां पर लिखेंगे ए बिलोंग्स टू समुच्चय ए, सेट ए, ये इसके अंदर है, तो ये वाला साइन दे देंगे। अगर कोई भी अवयव यहां पर ले, जैसे हम लेते हैं ए बी सी डी, उसके बाद लेते हैं ई एफ जी एच आई जे, इस तरह से हम नंबर ले लेते हैं। ए समुच्चय जो ए अवयव जो है वो ए समुच्चय में है, तो इसलिए बिलोंग्स टू दे दिए। अगर नहीं रहेगा, अगर कोई भी जैसे बी, बी इसके अंदर नहीं है, तो बी जब इसके अंदर नहीं है तो हम लोग इसका यूज करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, डज नॉट बिलोंग टू, मतलब ये जो बी है वो इस ए में नहीं है। अगर रहेगा तो इस साइन का यूज करेंगे, अगर नहीं रहेगा तो इस साइन का यूज करेंगे। अब जरा बताइए आप, सी है इसके अंदर, बिल्कुल नहीं है, है ही नहीं, सी नहीं है, तो जब सी नहीं है तो यहां पर क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। उसी तरीके से डी, डी इसके अंदर है क्या, नहीं है, नहीं है तो क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। यहां पर डी जो है वो ए समुच्चय के अंदर है ही नहीं, जब नहीं रहेगा तो इसका साइन देंगे। उसके बाद है ई, ई इसके अंदर है, बिल्कुल है, यहां पे देखिए ई है, तो जब ई रहेगा तो बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। उसके बाद एफ, एफ इसके अंदर है ही नहीं, तो जब एफ नहीं है तो इसके अंदर हम क्या डालेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि एफ जो है समुच्चय ए का सदस्य नहीं है। उसके बाद जी, जी सदस्य है इसका, बिल्कुल नहीं है, तो जी के लिए भी हम लिखेंगे जी जो है इस ए समुच्चय का सदस्य नहीं है, इसको इस तरह से पढ़ा जाएगा। एच है इसके अंदर, एच भी नहीं है, ए ई आई ओ यू है, सिर्फ 5 ही सदस्य है, एच नहीं है। जब एच नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए लिखेंगे। ए क्यों लिख रहे हैं, ए हम इस समुच्चय के नाम को लिख रहे हैं। उसके बाद है आई, आई इसके अंदर है, बिल्कुल है आई, तो हो जाएगा बिलोंग्स टू ए, मतलब आई जो है ए समुच्चय के अंदर है, वो उससे बिलोंग करता है, उसके अंदर है वो। उसके बाद जे, जे इसके अंदर नहीं है, तो लिख देंगे डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इस तरह से हम लोग बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग का यूज करते हैं। अगर कोई भी अवयव रहेगा उस समुच्चय में तो बिलोंग्स टू का यूज करेंगे, और अगर वो कोई भी अवयव नहीं रहेगा उस समुच्चय में तो डज नॉट बिलोंग का यूज करेंगे। इस सिंबल का हम लोग यूज करेंगे। आया बात समझ में? अभी आगे क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज का, तब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी तो फिलहाल इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो बस आपको चीजों को समझना है कि इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, वो कैसे हम लोग उसका यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। अगर हम पहला बात करें तो पहला था रोस्टर रूप में लिखना। इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो इसको बोलेंगे रोस्टर रूप में, और अगर हम दूसरे तरीके से लिखें तो उसको समुच्चय निर्माण रूप बोलेंगे। अगर हम इस तरीके से लिखें, जैसे अगर आपको बोला जाए कि ए समुच्चय जो है, अब इसको पढ़ेंगे कैसे, इसका मतलब हुआ ए बराबर, यानी कि ए समुच्चय का नाम हो गया और ये समुच्चय है। अब इसके अंदर इसको स्टेटमेंट के रूप में दिया गया है। क्या दिया गया है, x कॉलम x, और x क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर हमको लिखना रहा इस रूप में, रोस्टर के रूप में, तो क्या लिखेंगे, x क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 5 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो ये हमारा 5 सदस्य इसके अंदर आ गया। यहाँ पे यही बोला गया, ये हो गया समुच्चय निर्माण रूप। आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर रूप में कैसे कन्वर्ट करें और रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण रूप में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, तो ये आगे सीखेंगे। और अभी इस तरह से समझिए, एक छोटा सा एग्जांपल लिया गया है कि x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 5 स्वर होते हैं, तो ये 5 लिख देना है इस तरीके से। तो इस तरीके से समुच्चय निर्माण रूप को हम लोग रोस्टर रूप में कन्वर्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं।
आगे नेक्स्ट है एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ गया है। अभी इंट्रोडक्शन जो बेसिक था वो आपको पता चल गया है। एक्सरसाइज अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो और ज्यादा क्लियरिटी आएगा इसमें। तो पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए चीजों को किस तरह से होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना है, कौन सा समुच्चय है कौन सा समुच्चय नहीं है उसके बारे में बताना है। आपको बता ही दिए कि वेल डिफाइन अगर ग्रुप रहेगा तो वो समुच्चय हो जाएगा, वेल डिफाइन ग्रुप नहीं रहेगा तो समुच्चय नहीं होगा। तो देखिए कैसे हम जानेंगे वेल डिफाइन है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन में आ गया है, पहला क्वेश्चन है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, जो जे से शुरू हो रहा है, तो जे से कौन कौन सा शुरू हो रहा है, जे से जनवरी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फरवरी एफ से हो रहा है, मार्च एम से हो रहा है, अप्रैल ए से हो रहा है, मई एम से हो रहा है। जे से जो जो होगा तो जून होता है JUNE, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, खत्म। जे से अब कोई नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए, मान के चलिए कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों को बताओ जरा, तो आप क्या बोलेंगे, आप यही तीनों का नाम बोलेंगे। मेरा भी यही तीनों आया है, आपका भी यही तीनों आएगा, जनवरी, जून और जुलाई। तो कहने का मतलब है हम किसी से भी अगर ये क्वेश्चन पूछें तो इसका जवाब यही आने वाला है, जनवरी, जून और जुलाई। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये समुच्चय हो जाएगा, सेट हो जाएगा। इसको इस तरह से बेसिक से हम बता रहे हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब लेखक जो भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली है, और कितना लेखक, 10 लेखक। हमारे नजर में 10 लेखक कोई और होगा, मेरे नजर में 10 लेखक में मान के चलिए प्रेमचंद को हम रखे हैं। हो सकता है कोई और प्रेमचंद को न रखा हो, उसके नजर में प्रेमचंद एक अच्छे लेखक नहीं है, तो वो प्रेमचंद को अपने लिस्ट में 10 लेखकों के लिस्ट में नहीं रखेंगे। तो फिर यहाँ पर अगर हम देखें आंसर आने का प्रोबेबिलिटी, तो वो सबका अलग अलग हो सकता है। मेरा जो 10 बेस्ट होगा वो कुछ कोई और होगा, आपका जो 10 बेस्ट होगा वो कोई और होगा। तो ये कहीं ना कहीं ये जो ग्रुप ऑफ लेखक है वो वेल डिफाइंड नहीं है। किसी का कोई कुछ बोलेगा 10, कोई कुछ बोलेगा, हम कुछ और बोलेंगे, किसी और का नाम ले लेंगे 10 ठो। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये समुच्चय नहीं होगा। ये तो समुच्चय हो जाएगा लेकिन ये समुच्चय नहीं होगा। सेकंड नंबर का। थर्ड नंबर के बारे में हम देख रहे हैं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ये भी समुच्चय होगा या नहीं होगा, आप जरा सोच के बताइए। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब हमको मान के चलिए ऑस्ट्रेलियन पसंद नहीं है, तो हम इस 10 में ऑस्ट्रेलियन, 11 में ऑस्ट्रेलियन को लेंगे ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया से जो बिलोंग करता है हम उसको लेंगे नहीं। किसी को दक्षिण अफ्रीका का प्लेयर पसंद नहीं होगा, वो दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर को छाड़ देगा। किसी को इंडियन पसंद नहीं होगा, वैसे हम लोग इंडिया से हैं तो इंडिया को पसंद होगा ही, एक एग्जांपल दे रहे हैं। अगर नहीं हुआ तो वो वहां के उस कंट्री के प्लेयर को नहीं लेगा। तो इस तरह से सबका आंसर अगर देखा जाए तो अलग अलग आएगा, ठीक है, अलग अलग आएगा। ये जो 11 बल्लेबाजों का समूह है सबका आंसर अलग अलग आएगा। जैसे बहुत सारे जो प्लेयर, बड़े प्लेयर होते हैं, वो IPL में अपना बेस्ट टीम बनाते हैं, 11 प्लेयर का टीम बनाते हैं। तो कोई जो है कोहली को लेता है, कोई जो है मैक्सवेल वगैरह को लेता है, कोई मैक्सवेल को छाड़ देता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सबका टीम अलग अलग होता है। हम अपना अगर 11 प्लेयर का टीम बनाएंगे तो कोई और बनाएंगे, कोई और होगा, अलग अलग उसमें मेंबर होंगे। हो सकता है मेरा भाई, सपोज अगर हम अपने भाई को पूछें तो वो कोई और टीम बनाएगा। इसी तरह से अगर हम क्लास के एक स्टूडेंट जो कि राहुल है, उससे अगर हम पूछें कि तुम भाई बनाओ 11 लोगों का टीम, तो वो कोई और बनाएगा, कोई किसी और को लेगा। तो इस तरह से ये वेल डिफाइंड ग्रुप नहीं है अगर हम कह सकते हैं तो इसलिए ये जो है ये भी समुच्चय नहीं होगा। उसके बाद बोला गया आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। एक बात बताइए, आपके कक्षा में जो बालक हैं मतलब लड़के हैं, लड़कों का संग्रह का बात करें,
हो सकता है आपके क्लास में 50 स्टूडेंट हो, तो अगर आपको बोला जाए कि वो 50 स्टूडेंट्स का नाम बताए तो आप बता दीजिएगा। और वो वेल डिफाइन है, वो जो 50 स्टूडेंट है वो उसी क्लास में रहने वाले हैं, कोई ना तो एक्स्ट्रा आने वाला है ना तो वहां से जाने वाला है, वही 50 रहने वाला है। तो ये वेल डिफाइंड एक तरह से ग्रुप हो गया, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। वेल डिफाइंड होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। आप क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5 कहां तक जाएगा, 99 तक जाएगा। 100 से कम बोला गया है प्राकृत संख्याओं का समूह, अगर हम ये लिखे हैं तो आप भी यही लिखेंगे, तो ये फिर वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ नंबर्स हो गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। 6 नंबर का देखते हैं, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब लेखक प्रेमचंद जी के द्वारा बहुत सारा उपन्यास लिखा गया है, लेकिन उनके पास एक डाटा है कि वो कितने उपन्यास लिखे हैं, ना तो उसमें कोई ऐड हो सकता है ना तो उससे कोई निकल सकता है, मतलब एक लिमिट है उनके उपन्यास की संख्या का, इसलिए ये वेल डिफाइंड हो जाएगा, है ना। होगा 5000 4000 1000, कोई ना कोई लिमिट तो होगा उसका, कोई ना कोई एग्जैक्ट नंबर होगा जितने वो उपन्यास लिखे हैं, तो इसलिए ये वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ जो उपन्यास का नाम है वो हो गया, तो इसलिए ये समुच्चय हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सभी समपूर्णांकों का संग्रह। समपूर्णांक का बोला गया है, समपूर्णांक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। सम बोला गया है तो 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 6 होगा, -6 होगा, इस तरह से ये कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये समुच्चय हो जाएगा, वेल डिफाइन है, सबका यही आंसर आएगा, सब यही बोलेगा, तो वेल डिफाइन हो गया ये। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, कितने प्रश्न होंगे इस अध्याय में, 6 होंगे, 7 होंगे, 10 होंगे, लिमिट में ना है, तो इसलिए ये भी समुच्चय हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है 9 में विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। हमारे नजर में, हमको डर लगता है सांप से, हम मेरे नजर में हो जाएगा सबसे खतरनाक सांप, तो हो सकता है आपके नजर में शेर हो सकता है उसके नजर में चीता हो सकता है उसके नजर में बंदर हो, किसी के नजर में कुत्ता होता है, कुत्ता से खतरनाक उसको कुछ दिखता नहीं है, कुत्ता से वो बड़ा डरता है, तो सबके नजर में अगर हम देखें तो अलग अलग खतरनाक जानवर का एक सोच रहता है, तो इसीलिए ये वेल डिफाइंड सब ग्रुप ऑफ एनिमल्स नहीं रहेगा, इसलिए ये जो है समुच्चय नहीं होगा। तो ये था समुच्चय को पहचानने का तरीका। तो समुच्चय को हमको लगता है आपको अब समझ में आ गया होगा कि समुच्चय को हम लोग कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो सेकंड नंबर के क्वेश्चन में यही हमको भरना है, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू, ये भरना है। तो चलिए भरते हैं। अब ए समुच्चय दिया हुआ है, यहाँ पर ए में कौन कौन सा अवयव है, ए में है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ए में है। अब बोला गया है कि 5 ए में है या नहीं है, अगर रहेगा अवयव रहेगा तो बिलोंग्स टू, अगर अवयव नहीं रहेगा तो फिर डज नॉट बिलोंग्स टू, काट देना है, नहीं है। अब 5 है कि नहीं है, 5 यहां पर तो है तो बिलोंग्स टू हो जाएगा, अगर रहेगा तो। 8 है, 8 नहीं है इसमें, नहीं है तो इसको काट देना है। 0 है, 0 नहीं है, जब नहीं है तो इसको काट देना है इसे। अगर 4 है तो 4 है यहाँ पर, जब 4 है तो बिलोंग्स टू लेंगे, ये वाला साइन देंगे। 2 है कि नहीं है, 2 भी है तो बिलोंग्स टू हो जाएगा। 10 है कि नहीं है, 10 इसमें है ही नहीं, तो जब नहीं है तो इस तरह से इसको काट देना है, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो ये कितना आसान है, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू भरना। अगर सदस्य रहेगा उस समुच्चय में तो ये वाला साइन देंगे, रहेगा तो, और अगर कोई भी अवयव नहीं रहेगा तो ये वाला सिंबल दे देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, a बराबर 1 2 3, इस तरीके से रोस्टर रूप में लिखा जाता है। यानी कि ये सारा स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट को हमको कन्वर्ट करके रोस्टर रूप में लिखना है। तो सबसे पहले क्या दिया है, a एक समुच्चय है, तो समुच्चय अगर रोस्टर रूप में लिखें तो इसी तरह से लिखेंगे, और मध्यम कोष्ठ में देते हैं तो मध्यम कोष्ठ दे दिए। अब बोला गया है कि x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है,
और इसका मतलब क्या हुआ ये समझना जरूरी है, इसको हम समझाते हैं। जैसे यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ कि x का जो वैल्यू है, x का जो मान है वो 7 से कम है ना। तोड़ना है इसको, दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक पार्ट ये हो गया, पहले इसको समझना है कि x का जो वैल्यू है वो 7 से कम है। इसका मतलब यही हुआ x इज लेस देन 7, x का जो वैल्यू है वो 7 से कम है। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x का जो मान है वो -3 से बड़ा है, -3 से ज्यादा है। तो इसको दो पार्ट में इस तरह से तोड़ के तब हमको समझना है। इसका मतलब अगर दोनों पार्ट को हम मिलाएं तो x का जो वैल्यू है वो -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। 7 से छोटा है, -3 से बड़ा है, 7 से छोटा है, -3 से बड़ा है। तो अब 7 से छोटा कौन कौन सा नंबर हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 को नहीं लेना है क्योंकि 7 से छोटा बोला गया है। तो 3 को लेना, 6 को लेना है, उसके बाद 5 लेना है, उसके बाद 4 लेना है, 3 लेना है, 2 लेना है, 1 लेना है, फिर 0 हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा। 0 से छोटा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और फिर -2 हो जाएगा। -3 को नहीं लेना है, -3 से बड़ा, -3 से बड़ा क्या हो जाएगा, -2 होगा। तो ये सारा नंबर क्या है, -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो यहां पर समुच्चय में ये सारा अवयव हो जाएगा, वो सबको लिख देंगे। क्या सब हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। तो ये सारा नंबर जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बी नंबर में दिया हुआ है कि बी में मतलब सेकंड नंबर में बी समुच्चय का नाम दिया हुआ है, तो बी बराबर दे दिए समुच्चय का नाम। अब मछली कोष्ठ देंगे। अब बोला गया है x जो है वो संख्या, x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या होता है आपको पता होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहां तक जाएगा ये, अनंत तक जाते रहेगा। इसी को प्राकृत संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोला जाता है। अब बोला गया है कि इस समुच्चय में जो अवयव है वो कौन कौन है, 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम, 6 से कम, तो 6 को नहीं लेना है, 6 से कम मतलब 5 तक ही लेना है। तो 1 से 5 तक इसके अंदर अवयव रहेंगे, 1 2 3 4 5। ये हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब सी समुच्चय का दिया हुआ है तो हम दे दिए, सी समुच्चय का नाम दे दिए और मझली कोष्ठ दे दिए, मध्यम कोष्ठ दे दिए। अब बोला गया है इसमें कौन कौन से अवयव हैं। तो x जो है वो 2 अंकों की एक प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। अब बोला गया है कि ये जो x है वो प्राकृत संख्या है लेकिन 2 अंकों की है। अब 2 अंकों की प्राकृत संख्या कहां से कहां तक होती है, 10 से लेकर के 99 तक होती है। 10 से लेकर के 99 तक प्राकृत संख्या होती है। अब इसमें वैसी संख्याओं को लेना है जिसके अंकों का योगफल 8 हो। तो 8 योगफल होना है। जैसे इस दोनों का योगफल कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, और इस दोनों का योगफल कितना हो रहा है, 18 हो रहा है। तो इसी तरह से हमको जोड़ करके देखना है कि किसमें 8 हो रहा है। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान के चलिए 17 है ना, 10 के बाद क्या आता है, 17 होता है। इसके बाद अगर हम देखें 17 होता है जिसका की योगफल 8 होगा। अब 17 का योगफल 1 और 7 8 हो गया। तो इसी तरीके से हमको 99 तक ऐसी संख्याओं का एक समूह लिखना है जिसका योगफल 8 हो जाए। तो जब 17 लेंगे तो 1 71 भी ले लेते हैं, इसी को पलटा देते हैं, 1 71 भी हो जाएगा। अब 17 से बड़ा, अब यहाँ पर ट्रिक है इसको बनाने का। जैसे यहाँ पर 1 आ गया, 1 आ गया तो अब 2 ले लेते हैं। अब 2 लेंगे तो यहाँ पर कितना जोड़ेंगे, जो 8 होगा 6 हो जाएगा, यानी कि 26 हो गया। 26 को पलट देंगे क्योंकि 62 भी होगा, जिसका जोड़ करेंगे तो 8 होगा, और इसका भी जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 3 वाला लेना है, 3 वाला लेंगे तो यहाँ पर 5 दे देंगे, 5 3 8 हो गया। जब 35 लिए हैं तो 53 भी लेना पड़ेगा, दोनों का योग 8 होता है। अब यहाँ पर 3 वाला भी हो गया। अब 4 वाला लेना है तो 4 वाला के लिए 44 हो जाएगा। 44 को पलटना नहीं है क्योंकि अगर हम इसको पलटेंगे तो 44 ही आ जाएगा, इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 5 वाला लेते हैं। अगर हम 5 वाला लें
तो यहाँ पर 53 होगा, और 53 तो वहां पर ले ही लिए हैं, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। एक लास्ट वाला बच गया 80 ले लेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे तो भी 8 होता है। इसको पलटाना नहीं है, क्योंकि अगर हम पलटा दिए तो ये एक अंकों की संख्या बन जाएगी, एक अंक का संख्या बन जाएगा, इसीलिए हमको नहीं लेना है, ये 8 को नहीं लेना है। तो ये सारा जितना भी संख्या हो गया, ये सब का बात करें तो सबको जोड़ेंगे तो 8 होता है। 8 8 8 मतलब यहाँ पर जितना भी संख्या है अगर उसके अंकों का योग करें तो 8 होता है, इसीलिए ये सारा ग्रुप हो जाएगा जो कि वेल डिफाइंड है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, 17 हो गया, 71 हो गया, 26 हो गया, 62 हो गया, उसके बाद 35 हो गया, 53 हो गया, 44 हो गया और 80 हो गया। तो ये हमारा सी समुच्चय हो जाएगा। सी समुच्चय में ये सारे अवयव हो जाएंगे, प्राकृत संख्या हो जाएंगे, जो 2 अंकों की प्राकृत संख्या है, जिनके अंकों का योगफल कितना है, 8 है। सारे के सारे नंबर यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं, सारे के सारे नंबरों के योगफल अगर देखें अंकों का तो वो 8 दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसको दिया हुआ है रोस्टर रूप में लिखने के लिए, तो रोस्टर रूप में लिखने का तरीका क्या है वो आपको बताते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है d बराबर d एक समुच्चय का नाम है, और ये रोस्टर रूप में हमको लिखना है। अब रोस्टर रूप में लिखने के लिए इस तरीके से आपको बताया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से रोस्टर रूप में लिखा जाता है। अब पहले स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है उसको पढ़ना है। तो यहाँ पर d बराबर लिखेंगे, d बराबर क्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर है x अभाज्य संख्याओं में से संख्या 60 की भाजक है, तो 60 का सबसे पहले भाजक, इसका मतलब क्या हुआ, जिस जिस नंबर से, जिस जिस संख्या से 60 कट रहा है उसको लिख लेना है। तो 60 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, 1 गुना 60 हो गया, 2 गुना 30 हो गया। अब 3 से भी कट रहा है, 3 गुना 20 हो गया। 4 से भी कट रहा है, कितने बार में कट रहा है, तो 15 बार में कट रहा है। 5 से भी कट रहा है, कितने बार में, 12 बार में। 6 से भी कट रहा है, 10 बार में। 7 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से कटेगा, तो 10 तो लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो ये सारा संख्या जो है यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये और ये वाला इधर वाला जितना भी संख्या है, ये सब 60 का भाजक है। अब यहाँ पर बोला क्या गया, हमको सारा का सारा तो लेना नहीं है, यहाँ पे बोला गया है अभाज्य संख्या लेना है हमको, अभाज्य संख्या का ये समुच्चय। तो अभाज्य संख्या इसमें से कौन कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 3 5, और ये सब अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। ये सब किसी न किसी संख्या से कट रहा है, तो 2 3 5 इसका सही उत्तर होगा। 2 3 5 ये हो गया, ये हो गया रोस्टर रूप में, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर में ई एक समुच्चय है, और ई में क्या है, इस समुच्चय में बोला गया है ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय हमको इसमें लिखना है। तो क्या सब दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, आई दिया हुआ है ना, जी आ जाएगा, उसके बाद ओ आ जाएगा, एन आ जाएगा। याद रखना है, रिपीट नहीं होना चाहिए, एक ही बार आना चाहिए। जैसे यहाँ पर टी 2 बार आया है तो हमको एक ही बार लेना है, एक ही बार लिखना है। तो टी आर आई जी ओ एन आ गया है। अब ओ ऑलरेडी हम लिख चुके हैं तो ओ को छोड़ देना है। उसके बाद एम नहीं आया है तो एम को लिख देंगे। ई नहीं आया है तो ई को भी लिखा जाएगा, है ना। अब टी लिख चुके हैं यहाँ पर तो टी को छोड़ देना है, नहीं लेना है। आर लिख चुके हैं, क्या आर भी लिख चुके हैं तो आर को भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद वाई है तो वाई यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्योंकि वाई नहीं लिखे हैं। तो ये हमारा रोस्टर रूप में लिखा हुआ हो गया है इसको, सेट बिल्डर फॉर्म को। अब यहाँ पर बेटर शब्द का लिखना है तो F बराबर क्या हो जाएगा, बेटर को लिखना है तो यहाँ पर B हो जाएगा, E हो जाएगा। T 2 बार है तो हमको एक ही बार लेना है, यहाँ पर T लिख देंगे। उसके बाद E है, E ऑलरेडी आ चुका है, लिख चुके हम लोग तो E को छोड़ देना है। उसके बाद R दिया हुआ है तो यहाँ पर R लिख देंगे। तो हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। तो इस तरह से हमको रोस्टर रूप में लिखना है, मतलब स्टेटमेंट पढ़ना है और स्टेटमेंट के बाद जो है इसको लिखना है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है
इसको हमको लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। तो सेट का नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इस सेट का नाम यहाँ पर नहीं देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। तो लिखते हैं। अब यहाँ पर लिखने का तरीका यही है, x कॉलन x, यहाँ पर देखिए कैसे लिखा गया, इसी तरीके से लिखा गया। अब x क्या है, यहाँ पर अगर देखें 3 6 9 12 एक सीरीज बन रहा है, लेकिन हमको सीरीज को ढूंढना पड़ेगा क्या बन रहा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या बन रहा है। अगर हम इस सीरीज को देखें तो 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। यहाँ पर अगर देखें 3n यानी कि 3 गुना 1, 3 गुना 2, 3 गुना 3, 3 गुना 4 इस तरह से बढ़ रहा है। ये 3 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, 12 आ गया, 3 6 9 12, वहां पर भी 3 6 9 12। यानी कि ये 3 तो सब में है, ये तो हमारा 3 सब में है, लेकिन क्या चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो हम इसको 3n के रूप में है ऐसा बोल सकते हैं, 3n के रूप में है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे x कॉलन x, x जो है वो क्या है, x बराबर है 3n, x बराबर क्या है 3n है। जहां n क्या है, n हम लोग क्या ले रहे हैं 1 2 3 4 यही है n, यानी कि ये बढ़ते जा रहा है और ये कहीं ना कहीं प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे n जो है वो क्या है, प्राकृत संख्या है। ये जो n लिए हैं वो किससे बिलोंग्स करता है, प्राकृत संख्या से बिलोंग्स करता है, वो लिख दिए। ठीक है, x क्या है, x किसके बराबर है 3n के बराबर है, और n क्या है, n प्राकृत संख्या है। बस हो गया, इसको यही लिखना है। तो इस तरह से हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसको क्लोज कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, 2 4 8 16 32 है, इसको कैसे लिखेंगे। यहां पर अगर देखें हम तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं, 2 गुना 1 हो गया। ठीक है, यहां पे लिखते हैं 2 गुना 1 हो गया, यहां पर लिखें तो 2 गुना 2 हो गया, यहां पर लिखें तो 2 गुना तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है 3 6 9 12, अगर हम इसका देखें समुच्चय निर्माण रूप में किस तरह से हम लोग व्यक्त करेंगे, तो यहाँ पर अगर देखें तो 3 6 9 12 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 गुना 1 3 आ रहा है, 3 गुना 2 6 आ रहा है, उसके बाद 3 गुना 3 9 आ रहा है, 3 गुना 4 12 आ रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये चेंज हो रहा है, तो इसको हम किस रूप में लिखते हैं, 3 गुना n हो सकता है ये, क्योंकि ये चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे बढ़ते चला जाएगा, यानी कि एक नेचुरल नंबर हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे, 3 गुना n लिखेंगे, यानी कि ये किसके रूप में है, 3n के रूप में है। तो इसको अगर हमको लिखना रहा तो हम लिखेंगे x कॉलन x, इसी तरह से लिखते हैं, x किसके बराबर है, x बराबर है 3n के, और n जो है वो क्या है, प्राकृत संख्या है जो कि अनंत तक जा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोमा दे करके, n जो है क्या है, प्राकृत संख्या है। उसके बाद अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये अनंत तक तो जा नहीं रहा है। ये कहां तक जा रहा है, ये जा रहा है सिर्फ 4 तक। 4 तक जाने के बाद रुक जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर डॉट लगा हुआ नहीं है, 4 तक जाने के बाद रुक जा रहा है।
तो अब इसको भी रोकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर n बिलोंग्स टू n दे दिए, तब तो ये अनंत तक चला जाएगा। हो सकता है इसका मतलब 5 भी हो गया, 6 भी हो गया सॉरी 7 भी हो गया, 8 भी हो गया, 10 तक चला जाएगा, अनंत तक भी जा सकता है। तो इसीलिए इसको हमको रोकना पड़ेगा, एक बाउंड्री सेट करना पड़ेगा। तो बाउंड्री सेट हम लोग इस तरीके से कर देते हैं, यहाँ पर लिखे हैं n बिलोंग्स टू n, और n जो है वो कहां तक जाएगा, n का जो वैल्यू होगा वो लेस देन n किससे छोटा होगा, 5 से छोटा हो जाएगा। n किससे छोटा हो जाएगा, 5 से छोटा होगा। तो यहाँ पर हम एक बाउंड्री सेट कर दिए हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा कि x कोलन x बराबर 3n और n बिलोंग्स टू n, n क्या है, प्राकृत संख्या है, और n किससे छोटा है, 5 से छोटा है। तो यहाँ पर हम एक बाउंड्री सेट कर दिए हैं, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकंड नंबर पे 2 4 8 16 32। अब इसको हमको लिखना है, तो x कोलन x तो करेंगे ही, अब यहाँ पर हमको सीरीज ढूंढना पड़ेगा। तो सीरीज का अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 पे पावर 1 2 हो गया, 2 पे पावर 2 4 हो गया, 2 पे पावर 3 8 हो गया, 2 पे पावर 4 16 हो गया, 2 पे पावर 5 32 हो गया। तो यहाँ पर एक सीरीज बन रहा है, और ये कहां तक जाएगा, 2 पे पावर n तक जाएगा। तो ये नंबर जो ऊपर का है ये बढ़ रहा है n तक, अनंत तक, और ये प्राकृत संख्या है तो सेम वही हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x बराबर 2 पे पावर n लिख देंगे, है ना। 2 पे पावर क्या है, n तक जा रहा है, तो 2 पे पावर n लिखेंगे, और n क्या हुआ है, n यहाँ पर प्राकृत संख्या है, तो यहाँ पर लिख देंगे n बिलोंग्स टू n, कैपिटल N। कैपिटल N का मतलब क्या हो गया, प्राकृत संख्या हो गया। उसके बाद अब ये अनंत तक तो जा नहीं रहा है, ये तो 5 तक ही जा रहा है, अनंत तक नहीं जा रहा है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर n जो है वो क्या है, लेस देन, अगर हम n छोटा है, किससे छोटा है, 6 से छोटा है, 6 से कम है, तो n जो है वो क्या है, 6 से कम है। वो डिफाइन कर दिए, एक बाउंड्री लगा दिए कि x जो है वो 2 पे पावर n है, और n क्या है, n बिलोंग्स टू n, n जो है वो नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, और n का वैल्यू क्या है, 6 से छोटा है। बस हो गया, 6 से छोटा 5 होता है, और 5 तक ही गया है, हो गया, खत्म। उसके बाद नेक्स्ट इसको बनाते हैं, तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, 5 पे पावर 1 5 हो जाएगा, 5 पे पावर 2 25 हो जाएगा, 5 पे पावर 3 125 हो जाएगा, 5 पे पावर 4 625 हो जाएगा। होता है गुना करके, आप कर लीजिएगा, इतना ही होता है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, यहाँ पे 2 पे पावर 1 2 3 4 5 था, n तक जा रहा था, यहाँ पर 5 पे पावर 1 2 3 4 तक ही है, लेकिन ये कहां तक जाएगा, n तक भी जा सकता है, क्योंकि ये सीरीज है। अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसको लिखेंगे x कोलन x इक्वल टू 5 पे पावर n लिखेंगे, 5 पे पावर n हो जाएगा। n किससे बिलोंग्स करता है, n जो है वो नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या ही देना है। अब हमको बाउंड्री लगाना है, क्योंकि ये अनंत तक नहीं जा रहा है, इसका मतलब हो गया अनंत तक जा रहा है, अनंत तक नहीं जा रहा है, कहां तक जा रहा है, 4 तक ही जा रहा है। n का वैल्यू, n ऊपर वाला है ना, तो 4 तक ही जा रहा है। तो इसलिए हमको एक और यहाँ पर बाउंड्री लगाना है कि n जो है वो छोटा है, किससे छोटा है, 5 से छोटा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, 5 दे देंगे, बस हो गया। n जो है वो प्राकृत संख्या है, और n जो है वो 5 से छोटा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 2 4 6 8 10, ये तो सम संख्या का हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे कि x कोलन x एक सम संख्या है, का क्या है, सम संख्या है, सम संख्या जा रहा है, पूरा अनंत तक जा रहा है, ये आसान था। उसके बाद ये हो गया, यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो क्या हो रहा है, 1 का स्क्वायर हो रहा है, 2 का स्क्वायर हो रहा है, 3 का स्क्वायर हो रहा है, उसी तरह से जाते जाते यहाँ पर 10 का स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, नीचे वाला चेंज हो रहा है, 1 2 3 4, पावर चेंज नहीं हो रहा है, नीचे वाला चेंज हो रहा है। तो हमको इसको लिखना रहेगा, तो यहाँ पर पहले तो x लिखेंगे, x कोलन x बराबर, यहाँ पर नीचे वाला चेंज हो रहा है तो n पे पावर हो जाएगा स्क्वायर, n स्क्वायर, और n यहाँ पर क्या है, n जो है हम नेचुरल नंबर लेंगे। n किससे बिलोंग्स करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करता है। n सिर्फ पॉजिटिव होता है नेचुरल नंबर, प्लस वाला ही होता है।
और यहाँ पर कोमा देंगे। अब हम एक बाउंड्री डिफाइन करेंगे कि n का वैल्यू कहां तक गया है, 10 तक गया है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं n इज लेस देन इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या हुआ कि n का जो वैल्यू है वो 10 से छोटा है और 10 के बराबर भी है। 10 से छोटा है n का वैल्यू और 10 के बराबर भी है। कितना छोटा है, 1 तक ही जाएगा, क्योंकि n क्या है, प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या तो 1 से ही शुरू होता है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा, उससे कम नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 में दिया हुआ है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी सदस्यों को सूचीबद्ध करें। जितना भी सदस्य है सबको सूचीबद्ध करना है, मतलब रोस्टर रूप में लिखना है। अब यहाँ पर दिया हुआ है a बराबर लिख देंगे। अब क्या दिया है, x एक विषम प्राकृत संख्या है। विषम प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 3 5 7 9 कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। हो गया खत्म, यही है दिया हुआ कि x एक विषम प्राकृत संख्या है। विषम प्राकृत संख्या 1 3 5 7 9 अनंत तक जाएगा। यहाँ पर बाउंड्री दिया हुआ भी नहीं है कोई भी कि भाई इससे छोटा होगा कि कहां होगा। दूसरा नंबर में देखते हैं, दूसरा नंबर में दिया हुआ है कि x एक भिन्न है, ठीक है, इसके अंदर जो अवयव है वो सारे भिन्न होंगे, लेकिन कंडीशन दिया हुआ है कि 1/2 x 9/2, ये कंडीशन दिया हुआ है। x का मान क्या है, 1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है, ठीक है। तो 1/, अब नीचे में तो 2 दिया है तो लघुत्तम लेने का जरूरी नहीं है। अब 1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा, तो 1/2 से बड़ा क्या हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा, 5/2, 6/2, उसके बाद 7/2, 8/2 हो गया। 9/2 से बोला गया है छोटा है, 1/2 से बड़ा तो 2/2 से शुरू किए, और 9/2 से छोटा तो 8/2 पे खत्म कर दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। C बराबर दिया हुआ है x एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है, दोनों है। और x का वैल्यू जो है अगर यहाँ पर हम लेते हैं तो वो 4 के बराबर आएगा और 4 से छोटा आएगा। हमको x कौन सा लेना है, x हमको वैसा वैल्यू लेना है x का जिसका अगर हम मान निकालें तो 4 से छोटा और बराबर हो जाएगा। x एक पूर्णांक है, यहाँ पर शायद स्क्वायर होगा, शायद क्वेश्चन में, 1 मिनट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, शायद ये स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर ही है क्वेश्चन में, तो स्क्वायर लेकर के ही हम सॉल्व करते हैं। स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो x एक पूर्णांक है, x स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 4 से छोटा और बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर x पूर्णांक है तो पूर्णांक संख्या कौन कौन सा होता है, 1 होता है, फिर 1 हो जाएगा, प्लस और माइनस दोनों का, प्लस माइनस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस 3 हो जाएगा, कहां तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सारा अनंत तक उधर भी और निगेटिव तक भी, ये पूरा अनंत तक। तो ये हमारा क्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया। अब हम किसका स्क्वायर करें, ये सब में किसका स्क्वायर करें, किस किस का स्क्वायर करें जो 4 के बराबर या फिर 4 से कम हो। तो अगर हम 0 का स्क्वायर करें तो 0 होता है, 4 से कम है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 4 से कम है। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर मतलब हो गया -1 गुना -1, बेसिक है। -1 गुना -1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 1 हो गया। -2 का स्क्वायर, इसका मतलब हो गया -2 गुना -2, कितना हो गया, 4 हो गया, तो इसका वैल्यू 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर भी क्या होगा, 2 गुना 2 4 होता है, तो ये भी 4 हो गया। हमको कौन सा वैल्यू लेना है, अगर हम स्क्वायर करें तो 4 से छोटा हो और 4 के बराबर हो। ये सारा जो वैल्यू है वो 4 से छोटा है और 4 के बराबर है। माइनस में आएगा नहीं, तो माइनस वाला, क्योंकि निगेटिव नंबर का भी अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं, तो पॉजिटिव नंबर ही आ रहा, इसीलिए यही सारा संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन कौन सा संख्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ये सारा संख्या
0 1 4 तो आया है, ये सारा नहीं होगा, हमको x का वैल्यू लेना है ना, x तो पूर्णांक है, ये ऊपर वाला हो जाएगा। तो कौन कौन सा हो जाएगा, -2 -1 0 1 2, बस ये संख्या होगा। ये हमारा x का वैल्यू है, x एक पूर्णांक है, वैसा पूर्णांक है ये, अगर हम इस सारे संख्याओं का वर्ग करते हैं तो कितना आएगा, 4 या फिर 4 से छोटा। यहां पर आ रहा है, ये सारे संख्या का वर्ग किए हैं तो या तो 4 आ रहा है या 4 से छोटा आ रहा है। हमको वही बोला गया कि ऐसा पूर्णांक लिखो जिसका वर्ग करें तो या तो 4 के बराबर हो जाए या तो 4 से छोटा आना चाहिए। तो हम यहाँ पर ये सारे संख्या का वर्ग किए हैं। -3 का अगर करते हैं तो 9 होता है, 3 का भी करते हैं तो 9 होता है। बोला गया 4 से छोटा आना चाहिए या फिर उसके बराबर आना चाहिए, इसलिए हम -3 और 3 को नहीं लिए हैं, इसलिए ये सारा हमारा आंसर हो जाएगा, पांचों अवयव इसके अंदर आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा में दिया हुआ है d बराबर, ये दिया हुआ है x जो है वो लॉयल शब्द का एक अक्षर है, तो यहाँ पर l हो जाएगा, o हो जाएगा, y हो जाएगा, a हो जाएगा, l हो जाएगा, हो गया। लॉयल शब्द का एक अक्षर है तो लिख दिए। उसके बाद ई नंबर में चलते हैं। ई में दिया हुआ है x वर्ष का एक ऐसा महीना है, मतलब एक ऐसा महीना है x वर्ष का जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। 30 दिन वाला शब्द हो इसमें लिख देना है, 31 दिन नहीं होता है। तो 31 दिन किसमें नहीं होता है, दिन कैसे हम निकालते हैं, जैसे ये हो गया, इस तरह से ऐसे करते हैं, ये जो उठा हुआ है वो 31 दिन होता है और जो धंसा हुआ है नीचे है वो 30 दिन का होता है। तो उठा हुआ यहां से शुरू करते हैं, जनवरी उठा हुआ है तो 31 दिन का हो गया, फरवरी अंदर के तरफ है तो 30 दिन का हो गया। हमको 31 दिन वाला नहीं लेना है, तो फरवरी में तो 31 दिन होता नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फरवरी हो जाएगा। उसके बाद मार्च हो गया, मार्च 31 हो गया। फिर अप्रैल हो जाएगा, अप्रैल धंसा हुआ है, अप्रैल हो जाएगा जिसमें 31 दिन नहीं होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा अप्रैल। फिर जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल धंसा हुआ था, फिर अप्रैल के बाद मई उठा हुआ है तो मई हो जाएगा 31 दिन का, तो वो नहीं लेना है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई नहीं लेना है, 31 दिन का है। मई के बाद जून है, जून को ले लेना है क्योंकि जून में 31 दिन नहीं होता है। अगर हम जुलाई का बात करें तो जुलाई में 31 दिन होता है। अगस्त का बात करें, फिर यहां से शुरू करेंगे, अगस्त में 31 होता है, नहीं लेना है। सितंबर होता है, सितंबर ले लेना है, तो सितंबर ले लिए। उसके बाद अक्टूबर नहीं लेना है, उसके बाद नवंबर ले लेना है, तो नवंबर हो जाएगा यहाँ पर, नवंबर। तो ये सारा महीना जो होगा इसमें 31 दिन नहीं होता है। फरवरी अप्रैल जून सितंबर नवंबर, इसमें 31 दिन नहीं होता है। फरवरी में तो 28 या 29 दिन होता है, बाकी सब में 30 दिन होता है। बोला गया 31 दिन नहीं होना चाहिए, तो ये सब में 31 दिन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट दिया हुआ है f बराबर x जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। व्यंजन हमको लेना है अंग्रेजी वर्णमाला का जो L से पहले आता है। अब L से पहले कौन कौन सा आता है वो देखेंगे, तो L तक हमको लिखना पड़ेगा ABCD, तो लिखते हैं ABCDEFGHIJKL। अब बोला गया है L से पहले आता है और व्यंजन है, तो L से पहले कौन कौन सा व्यंजन हो जाएगा, K हो जाएगा, J हो जाएगा, I तो स्वर होगा, H हो जाएगा, G हो जाएगा, F हो जाएगा, E भी स्वर हो जाएगा, D हो जाएगा, C हो जाएगा, B हो जाएगा, A स्वर है। स्वर कौन कौन होता है, A E I O U, ये सारा नहीं लेना है। A नहीं लेना है, A E नहीं लेना है, उसके बाद I नहीं लेना है, O U तो L के बाद आता है तो वो तो हटा ही देना है। तो जिसको जिसको घेरे हैं वो सारा व्यंजन है जो L से पहले आता है, तो वो सब हो जाएगा, तो B हो जाएगा। ठीक है, छोटा वाला ही लेते हैं क्योंकि अंदर जो हम लोग रखते हैं वो स्मॉल लेटर लेते हैं, तो B हो गया, उसके बाद C हो गया, D हो गया, F हो गया, G हो गया, H हो गया, J हो गया और K हो गया। तो ये सारा आंसर हो जाएगा इसका। ये सारा अवयव जो है L से पहले आता है और वो व्यंजन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने वाला। इसको मिलान करना है, एक तरफ रोस्टर रूप में दिया हुआ है ना, और एक तरफ स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है। इसको मिलान करना है कौन किसके साथ मिल रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि x एक अभाज्य संख्या है और 6 का भाजक है। 6 का भाजक कौन कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 4 से कट नहीं रहा है, 5 से कट नहीं रहा है, 6 से कट रहा है, तो ये 6 का भाजक हो गया। लेकिन हमको कौन सा लेना है, अभाज्य संख्या लेना है। तो अभाज्य संख्या इसमें कौन सा है, 2 और 3 है। तो इसका मिलान हम किससे करेंगे, 2 और 3 से कर देंगे। ठीक है, आया बात समझ में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। तो 10 से कम विषम प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है, 1 3 5 7 9 यही होती है। 1 3 5 7 9 10 से कम और विषम संख्या, तो विषम संख्या है और 10 से कम है। तो 10 से कम 1 3 5 7 9 यही आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 4 नंबर इसके साथ हो जाएगा, बी का 4 के साथ हो जाएगा, ए का 2 के साथ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कितना आसान है। उसके बाद दिया हुआ है x एक प्राकृत संख्या है, ठीक है, और 6 का भाजक है। x एक प्राकृत संख्या, यहाँ पर था अभाज्य संख्या है, और 6 का भाजक है। 6 का भाजक यहाँ पर हम बता चुके हैं किससे किससे कट रहा है, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है और 6 से कट रहा है। ये सारा संख्या चारों 6 का भाजक है। अब हमको कौन सा लेना है, प्राकृत संख्या लेना है। तो ये चारों का चारों तो प्राकृत संख्या है, तो इसलिए 1 2 3 6 ये हो जाएगा। ठीक है, इसका मिलान किसके साथ करेंगे, सी के साथ कर देंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। अभी जैसे पहले वाले क्वेश्चन में ट्रिगोनोमेट्री का बताए थे, तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, एम आ जाएगा। वैसे तो इसका यही होगा, अब एक बच गया तो यही होगा, यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। बट यहाँ पर अगर हम आपको दिखाना चाहें तो यहाँ पर M आ गया है ना, M आ गया, A आ गया, T आ गया है, H आ गया है, E आ गया है। अब M चूंकि आ गया है तो ये हमको नहीं लिखना है यहाँ पर, इसलिए M नहीं लिखा गया है। उसके बाद A भी आ चुका है यहाँ पर, है ना, तो A को भी नहीं लिखेंगे। T आ गया है, क्या आ गया है यहाँ पर, तो T को भी नहीं लिखना है, इस T को नहीं लिखना है, इस A को भी नहीं लिखना है, ये तीनों को नहीं लिखना है क्योंकि रिपीट हो जाएगा। रिपीट नहीं करना है समुच्चय के अंदर किसी भी अवयव को। I भी आ गया है, क्या I नहीं आया तो I को लिख दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद C भी नहीं आया है तो C को भी लिखा जाएगा, लिखा गया है। S भी नहीं आया है, पहली बार S आया है तो S को भी यहाँ पर लिख दिया गया है, तो इसलिए इसका यही होगा। तो इस तरह से हम लोग मिलान करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वाला एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम कोशिश किए हैं आपको अच्छे से बेसिक से एकदम छोटा से छोटा चीज जो है बताने का। आप इस वीडियो को देखिएगा और हमको उम्मीद है ऐसा कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में 1.2 में, उसको भी अच्छे से हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। पार्ट सेकंड आएगा, उसको अच्छे से डिटेल में बताएंगे। इस वीडियो को जरूर आप लाइक शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो